एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होती है तो एनसीईआरटी की बुक उठाइए मेरी तरह, उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाइए, और हाइलाइटर कलरफुल होने चाहिए जिससे कि आपकी बुक भी बहुत अच्छी लगे, एग्जाम टाइम पे इसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आप ऐसे करके अपनी बुक को रंग सकते हैं। यहाँ पे एक सो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग विद बीएस के। मैं हूँ भावना सारस्वत। आज मैं स्टार्ट करूँगा एमसीक्यू से। एमसीक्यू को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। पहले स्टेप 1 में आप देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन निकाला है नाइट्रोजन का, स्टेप 2 में वाटर का मोल्स निकाले हैं, और स्टेप 3 में यहाँ पर नंबर ऑफ मिली मोल्स निकाले हैं नाइट्रोजन। ओके, और यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट दे रखे हैं जो कि पहला वाला मैं समझा चुकी हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भरी होती है, ठीक है, हाई प्रेशर पे। इसके बाद डाइवर्स जब वाटर के अंदर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, उनकी बॉडी के जो ब्लड होता है उसमें सारी गैसेज जो उसके अंदर होती है एटमॉस्फेयर में वो फिल होती जाती है, और फिर उसके बाद ऊपर आते हैं जैसे जैसे सर्विस पे, तो क्या होता है कि फफोले बन जाते हैं क्योंकि वो गैस निकलती है, तो उन फफोले को बोलते हैं बैंड्स। ठीक है, इसको आप आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फफोले को खत्म करने के लिए क्या करते हैं। उसमें हीलियम और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों गैस होती हैं एक टैंक में, उसका यूज करते हैं फफोलेस को सही करने के लिए, यानी कि बैंड्स को। अब देखो ऊंचाई पे जैसे जैसे आते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता रहता है हमारे ब्लड में, तो उस ऑक्सीजन लेवल कम होने को बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे ये देखो, सोल्यूशन जब सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। तो हीट इवॉल्व होगी तो उसे एक्सोथर्मिक बोलेंगे। एक्सोथर्मिक मतलब आप जैसे आप जानते हैं कि हीट इवॉल्व होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, और ली चैटलियर प्रिंसिपल के थ्रू हम समझा सकते हैं। यहाँ पे 2 एमसीक्यू दे रखे हैं जिनकी मैंने हिंट दे रखी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अब ये 2 तरीके से इसको समझा सकते हैं, लिक्विड का लिक्विड में, सॉलिड का लिक्विड में, है ना। इसका मतलब आप समझ रहे हो, लिक्विड जो है वॉलेटाइल होते हैं और सॉलिड वॉलेटाइल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं हम कि, और लिक्विड भी, कुछ लिक्विड वॉलेटाइल भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, और सॉलिड वॉलेटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे वी सेल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली, यहाँ पे आगे देख रखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये वाला हम डिस्कस करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि 2 वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं जो कि इवेपोरेट होंगे, और उनके जो इवेपोरेट, यहाँ पे देखो वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है, वेपर प्रेशर 2 कंपोनेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और पी टोटल होंगे P1 प्लस P2 के इक्वल, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी होंगे दोनों के Chi1 एंड Chi2। राउल्स ने राउल्स लॉ दिया था, उसमें कहा था उन्होंने, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन है, इसमें हर एक के देखो ये P1, P01, P2, P02, यानी कि इनके प्रेशर हैं, पार्शियल प्रेशर्स हैं पहले, जब ये अलग अलग कंपोनेंट है, और टोटल प्रेशर बन जाएगा P टोटल, तो जो कि P1 होगा इक्वल P01 Chi1। देखो P1 डिपेंड करता है Chi1 पे, यानी कि मोल फ्रैक्शन पे, और P2 Chi2 पे, और इनको ओपन करेंगे तो ये दोनों फॉर्मूला मिलेंगे जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाल्टन्स लॉ ने गैस के लिए दिया था। अब देखो यहाँ पे जब वेपर बनेंगे तो गैसेस फेजी तो आ रही है। अब इसमें कह रहे हैं कि डाल्टन्स लॉ को हम यूज करें राउल्स लॉ में, तो पूरी टोटल इज कर लो P1 प्लस P2 आ जाएगा। टोटल प्रेशर ऑफ ओवर द सॉल्यूशन कंटेनर सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब दोनों की P1 और P2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला बन के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे Chi1 प्लस Chi2 के होता है यूनिटी, तो Chi1 इज इक्वल टू 1 माइनस Chi2। अब यहाँ पे ये Chi1 की वैल्यू यहाँ पे ये वाली पुट कर देंगे, और तब फाइनल फॉर्मूला ये वाला आ जाएगा। इसके बाद में पहले इस फॉर्मूले को बनाएंगे और फिर फाइनल फॉर्मूला। ओके,
अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है कि फॉलोइंग कंक्लूजन। अब यहाँ से कंक्लूजन बन सकते हैं, ये तीनों आप आराम से पढ़ लीजिएगा, वही है जो कुछ सामने ऊपर पढ़ा है। अब इस ग्राफ को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है हर किसी के लिए, कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट रखे हैं लिखे हुए, उन्हें पढ़ लो पहले। मोल फ्रैक्शन ऑफ C1 डिक्रीजिंग, देन P1 P01 ऑल्सो डिक्रीजिंग। अब देखो मोल फ्रैक्शन चाई 1 है, ठीक है, अब ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि चाई 1 0 हो रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, डिक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो इसका जो पार्शियल प्रेशर है P01 है, तो ये भी तो डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे मैं डिक्रीज का सिंबल भी लगाया हुआ है, ठीक है। अब चाई 2 है ना। अब यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2 इज इंक्रीज, देन P02 ऑल्सो इंक्रीज। अब देखो चाई 2 इंक्रीज हो रहा है, चाई 2 क्या होना है, चाई 1 0 से क्या हो रहा है, चाई 1 हो रहा है, तो प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है P02, है ना। तो यहाँ पे मैंने इंक्रीज का निशान लगाया, और देखो P2 इंक्रीज हो रहा है, P1 डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ग्राफ बस इतना सा, इसमें है कुछ नहीं, पर ये एक हवा बन जाता है हर किसी के लिए समझना, और यही सब यहाँ पे इतनी राम कथा लिखी हुई है जो कि आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इसको मैं पढ़ने लगी बहुत टाइम लग जाएगा, बस यही सब लिख रखा है। और ये ऊपर वाले सिंबल का मतलब इंक्रीज है, और ये वाला सिंबल है डिक्रीज है, बस और कुछ नहीं इस ग्राफ का मतलब। अब देखो कंपोनेंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पर डाल्टन्स लॉ यूज किया जाए तो P1 की वैल्यू हो जाएगी Y1 P टोटल, और P2 की वैल्यू हो जाएगी Y2 P टोटल। तो Y1 यहाँ पे P1 इजकल टू अपॉन P2 रख सकते, PT हो जाएगा, और Y2 इजकल टू P2 अपॉन PT हो जाएगा, ठीक है, P टोटल। और इन जनरल P1 और P2 को I के फॉर्म में लिखें तो Pi इजकल टू YI P टोटल। तो YI का फॉर्मूला बन के आ जाएगा PI अपॉन P टोटल। अब यहाँ पे देखो Y1 और Y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 इन वेपर फेज, जो कि यहाँ पे वेपर फेज है, और वेपर फेज पे कौन वर्क करता है, डाल्टन्स लॉ, ठीक है, जो कि मैं पहले ही आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक MCQ दिया हुआ है, इसको आप आराम से देख लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।